Hello student, welcome back my YouTube channel. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you conservation theorem for total angular momentum for of a system of particle. तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम के केस को आज डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट केस है ये भी स्टेट एंड प्रूफ आता है। अगर हम बात करें थ्योरम कौन सी है आपके पास में है कंजर्वेशन थ्योरम फॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रखना। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके केस में अगर स्टूडेंट हम आपसे बात करें तो ये स्टेट एंड प्रूफ आती है। स्टेटमेंट अगर इसकी हम बात करें, स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। ये कहता है इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क acting on a system of particles is 0। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। द सिस्टम इज एन आइसोलेटेड, द सिस्टम is an isolated then total angular momentum always constant और कंजर्व। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके केस में स्टेटमेंट आपने लिखी है। अब प्रूफ को बड़ा ही थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। आपको पता है, ये मान के चलिए लेट आपके पास में दो तरीके का आपका सिस्टम है। ये आप मानिएगा, ये आप एक प्लेन की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्या चीज़ है, पार्टिकल है। ये एक पार्टिकल है और ये आपका दूसरा पार्टिकल है। ये आपका पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं ith पार्टिकल कह रहा हूँ बेटा, और इसको jth पार्टिकल कह रहा हूँ। इसका पोजीशन वेक्टर rj है और इसका पोजीशन वेक्टर ri है। लेकिन जब ये पार्टिकल आपका i से कहाँ पर जाएगा, j की तरफ आपका मूव करेगा, ये यहाँ मूव करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ri माइनस rj आएगा। ये याद रख लेना, जिसको हम क्या कहेंगे, rij कहेंगे। क्या कहेंगे, rij। समझ में आया? ये केस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं, लेट pi इज द total linear momentum of a system of particle and ri is the position vector of the ith particle। ये केस आपने देख लिया। तो by the definition of angular momentum, by the definition of angular momentum, तो बेटा आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का मतलब है Li को हमने क्या काम किया है, अगर हम इसको केस को अगर देखते हैं तो ri क्रॉस pi ये आपके पास में होता है 1 है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम तो टोटल मोमेंटम में अगर हम बात करें तो अपर केस की बात करें तो i इक्वल टू 1 to n, तो क्या हो जाएगा, Li विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, समेशन i ri क्रॉस क्या हो जाएगा, pi। ये आपके पास में टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है बाय द
ये अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें यस हम बात करें इसके केस में, तो अकॉर्डिंग टू फोर्स क्या रहेगा, जो फोर्स की डेफिनेशन है वो आपके पास में F इज इक्वल टू एफ ई प्लस समेशन J इज इक्वल टू 1 J डज नॉट I F I J। ये आपके पास में क्या रहेगी, फोर्स की इक्वेशन रहेगी। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मुझे, तो इस तरीके से आपने देखा बेटा, ये आपका केस रहेगा। इसको अगर हम लेना चाहें इस तरीके से आपने देख लिया। तो अब इस आपके सामने बात करें तो वही आपको लगाना है, आपको न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, एफ आई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डी पी आई ओवर में क्या रहेगा, डी टी यूजिंग इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को यूज करना है। तो आप थर्ड इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, डी पी आई ओवर में डी टी, जो कि आपको अच्छी तरीके से आती है, एफ ई प्लस समेशन जे इज इक्वल टू 1 जे डज नॉट आई, और क्या रहेगा एफ आई जे। इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास में, ये 4 हो गई। तो आपको पता है कि आपको राइट साइड में क्या करना, आर आई पोजिशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, लेकिन क्रॉस में लेकर के। तो आपको क्या करना, आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में डी टी इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ ई, ठीक है, प्लस और क्या हो जाएगा, आर आई क्रॉस समेशन आपका क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 जे डज नॉट आई, और ये आ जाएगा एफ आई जे। ये आपके पास में किस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, आपको देखा होगा मैंने केवल इस वाली इक्वेशन में फोर्थ में आर आई से क्या किया, बाहर आर आई से राइट हैंड साइड में क्रॉस आर आई, मतलब क्या बोलते हैं, आर आई से क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने इसको ले लिया है। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आपने क्या काम किया बेटा, वही आपने समीशन अप्लाई कर देना है। मैं लिख नहीं रहा, तो समीशन जैसे ही अप्लाई करोगे तो आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में डी टी इज इक्वल टू समेशन आई आर आई इंटू में, इंटू नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट ई एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ एक्सटर्नल प्लस समेशन आई, ठीक है, क्या रहेगा, आर आई क्रॉस समेशन जे इज इक्वल टू 1 जे डज नॉट आई, क्या रहेगा, एफ आई जे। ये आपके समक्ष इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है। आपको पता है डबल इंटीग्रेशन जाएगा तो आई एन जे आर डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो समेशन आई आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में डी टी इज इक्वल टू, कोई चेंज नहीं है यहाँ पर इक्वेशन में, आर आई क्रॉस एफ ई एक्सटर्नल प्लस, हाँ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बिल्कुल। आगे इस फॉर्मेट को अगर हम लिखना चाहें एक साथ में तो ये लिख सकता हूँ आर आई, ठीक है, आर आई क्रॉस समेशन आई जे। वैसे सारे इस पर ये एप्लीकेबल रहेगा, तो इस केस को अगर हम रिप्रेजेंट करें समेशन आई आर आई, ठीक है, इस पे तो रहेगा ही रहेगा, और इनटू में एफ आई जे, तो ये कह देंगे आई जे जे डज नॉट आई। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके इस तरीके से यहाँ पर ये रिप्रेजेंट होता है, और ये आपने इसको इस तरीके से यहाँ पर देख लिया है। ये आपका बाहर ही मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। तो इस इक्वेशंस को बेटा आपको हमेशा याद रखना। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखी, टोटल मोमेंटम लगाया तो उसको समेशन अप्लाई कर दिया, फोर्स की इक्वेशन की न्यूटन सेकंड लॉ आपने लिखा, और उसके अपोजिट में यहाँ पर आर आई से क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस का मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब आपको केवल थोड़ा सा ये देखना है, मैं इसको समझने को इस तरीके से मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ।
जिससे आपके समक्ष इस तरीके की इक्वेशन बन जाए। और आपके सामने जो इक्वेशन बनकर आई है उसको मैं लिख देता हूँ, और उससे आगे मैं इसको करने की अभी इक्वेशन को लिख रहे हैं। जो इक्वेशन निकल कर आई है, आपने लिखा था आर आई और इस पर अप्लाई कर दिया था आई इंटू में आपका केस क्या था, डी पी आई ओवर में डी टी। इधर तो ये था, दिस इज इक्वल टू समेशन आई आर आई इंटू में एफ ई, ये दूसरा केस था, प्लस समेशन एक ही साथ आपने ले लिया था, वो क्या था आई कोमा जे, जे डज नॉट आई, और ये था आपके पास में क्या था आर आई क्रॉस एफ आई जे। ये एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर हैज मान के इसको छोड़ दिया है। ये क्या चीज है, इक्वेशन हैज। अब आपके समक्ष इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आपके समक्ष इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, ये है। तो आपने एक इक्वेशन फर्स्ट को आपने देखा होता जिसमें टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा बन के आया था, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम जब समेशन आया था तो उसको आपको पता है ये इक्वेशन बन के आई थी, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एल आई, दिस इज इक्वल टू समेशन आई आर आई क्रॉस पी आई, ये था। और इसको हमने कैपिटल एल मान के चले हैं, ये कैपिटल एल है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि समेशन एल आई क्या है, टोटल एल वन एल टू एल थ्री क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, आर आई क्रॉस क्या रहेगा पी आई। तो आपने ये इक्वेशन थी तो आपने क्या कर दिया, डी एल ओवर में डी टी किया, तो डी ओवर में डी टी और क्या हो गया समेशन आई आर आई क्रॉस क्या था पी आई। आपने डी एल ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू समेशन फॉर्म में आपने क्या काम किया, आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में डी टी प्लस समेशन डी आर आई ओवर में डी टी इंटू में पी आई। इस तरीके से आपने यहाँ से देखा होगा। तो इस तरीके का आपके समक्ष ये इक्वेशन बन जाती है। और आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट में देखो, आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में डी टी, आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में डी टी, मेरे को केवल ये वैल्यू चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। याद रख लेना, आप सभी को पता है कि आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में क्या रहता है, डी टी प्लस समेशन आई, और इसको देखो डी आर आई ओवर में डी टी को क्या कह देते हैं, वी आई क्रॉस, और पी को क्या कह देते हैं, एम आई और वी आई। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, समेशन आई आर आई क्रॉस डी पी आई ओवर में बेटा डी टी होता है, प्लस एम क्या हो गया, आप एम आई समेशन आई, और वे क्या हो गया वी आई क्रॉस वी आई। जब दो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो ये टर्म आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। और ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि जो आपका आर्टिकल है कि जो डी एल है, डी एल ओवर में डी टी किसके बराबर होता है, समेशन आई आर आई इंटू में क्रॉस डी पी आई ओवर में डी टी, इसके बराबर है। ये चीज आपका यहाँ निकल कर आया। तो इक्वेशन स्टार कैन बी रिटर्न एज, ठीक है, हम लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं इसको आपके यहीं लिखना चाह रहा हूँ। तो इक्वेशन स्टार आप देखो, इक्वेशन हैज कैन बी रिटर्न एज, रिटर्न एच, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। इसकी वैल्यू क्या लिख दोगे आप, डी एल ओवर में डी टी, ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या रहेगा, समेशन आई आर आई क्रॉस एफ ई, ठीक है, प्लस समेशन आई कॉमा जे, जे डज नॉट आई, और क्या रहेगा आपके पास में आर आई इंटू में जिसको हम कहते हैं एफ जी, ठीक है, क्रॉस ही बोलेंगे, मैं इंटू में बोल देता हूँ इसके लिए, सॉरी।
तो ये केस आपके पास में है, ये हैश था, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टार, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन स्टार मान लिया। अब आपको बताइए स्टार, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो अब मैं ये कह सकता वी कैन इंटरचेंज आई एन जे, ठीक है, फॉर डमी इंडिसेस, क्योंकि इसको सॉल्व मैं इसके बिना नहीं कर सकता। अब आपको ये पता होना चाहिए कि देखो बड़ा सिंपल है, आपको मान के चलो लेट समेशन आई कोमा जे, ठीक है, ऐसे मानो आर आई क्रॉस एफ आई जे, ठीक है, ये हो गया, और ये बराबर है समेशन आर कोमा जे आई कोमा जे, आई चेंजेस टू जे और जे चेंजेस टू आई, तो आर जे क्रॉस एफ जे आई आ गया, दोनों ही क्या है बराबर है। तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग मैं इसी को मान के चलता हूं, दिस इज आई कोमा जे आर आई क्रॉस एफ आई जे, इसको मैंने लिख दिया 1/2 टाइम्स और इन दोनों का सम का मतलब समेशन आई आर आई क्रॉस एफ आई जे, ठीक है, क्या कह दिया एफ आई जे। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताइएगा। और प्लस ऐसे ही मैंने लिख दिया समेशन आर जे और क्रॉस एफ जे आई, बताइए, ये आपके समक्ष मैंने इस तरीके से लिख दिया और ये लिख दिया आई, ठीक है, आई कोमा जे और आई कोमा जे, ठीक है, बताइए, ये आपके पास में इस तरीके से स्टैंडर्ड है, लेकिन आई डज नॉट जे रहेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो क्या कहता है, वो कह रहा है एफ आई जे आपका हमेशा बराबर इक्वल एंड अपोजिट रहता है एफ जे आई। तो इसके पास में जब मैं इस इक्वेशन को रखूंगा तो समेशन आई जे आर आई इंटू में एफ जे आई किसके इक्वल रह जाएगा बेटा, आपको पता 1/2 टाइम्स, और आपने क्या काम कर दिया समेशन आई कोमा जे आर आई इंटू में एफ आई जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस अब मैं यहाँ पर माइनस लगा देता क्योंकि समेशन मैंने बिल्कुल बाहर ले लिया, आर जे और एफ जे आई माइनस के क्या हो जाएगा एफ आई जे, ये आपके समक्ष हो गया इस तरीके से, और आप ऐसे ब्रैकेट इस पे अप्लाई कर सकते हो। और आपने देखा बेटा 1/2 टाइम्स इंटीग्रेशन मतलब समेशन आई कोमा जे, और यहाँ से क्या कह दिया आर आई माइनस आर जे, ये ब्रैकेट में हो गया, और क्रॉस में एफ आई जे क्या कर दिया आपने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इतना जब आपको समझ में आ गया है, कुछ नहीं किया है, और इस इक्वेशन को मैंने यहाँ से रफ किया है, ये अब इधर करते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आपने किया। अब आपको पता है कि आर आई माइनस आर जे क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, तो आप ये भी कह सकते हो वेयर कि आपका आर आई माइनस आर जे किसके बराबर होता है, आर आई जे के बराबर होता है। ये वाला कंसेप्ट था जो अभी वहाँ लिखा हुआ था, जो आपका मैंने एक प्लेन बनाया था जिसमें आई और जे वेक्टर को माना था, तो ये कंसेप्ट आपने इस तरीके से यहाँ पर देख लिया स्टूडेंट। अब आपका ये जब केस आ जाता है तो ये आपका किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है समेशन आई कोमा जे आर आई इंटू में एफ आई जे, किसके बराबर है 1/2 टाइम्स, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा समेशन आई कोमा जे आर आई जे इंटू में क्या हो जाएगा एफ आई जे। ये आपके पास में एक समक्ष है। अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पर, ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है आप सभी के लिए, इसमें अगर मैं ये बात करूँ कि यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ जब मैं आपके समक्ष लगाता हूँ तो इसके अंदर जो आपके पास में न्यूटन्स थर्ड लॉ आई एन जे, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो किसके बराबर रहेगा, एक मिनट, ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, आगे समझ में आया। ये कह रहा है
इसका मतलब कह रहा है द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द पार्टिकल एंड एक्शन एंड रिएक्शन, दिस फोर्स इज इक्वल टू जीरो। क्या रहता है, ये फोर्स जीरो रहने का एक सबसे मुख्य कारण ये होता है क्योंकि इंटरनल फोर्सेस के अंदर जब मैं इंटरनली जाता हूँ, क्या जाता हूँ, इंटरनली जाता हूँ, तो आई एंड जे क्या करते हैं, अपने पोजीशन पर, सेम पोजीशन पर रहते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर फोर्स तो अप्लाई करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं जाते। तो इस फोर्सेस के कारण जो ये आपका रहता है वेयर समेशन आई कॉमा जे आर आई जे क्रॉस एफ आई जे, ये जो रहता है ये किसके बराबर रहता है, ये जीरो के बराबर रहता है। किसके बराबर रहता है बेटा, जीरो के बराबर रहता है। जब ये जीरो हो जाता है तो आपको पता चल गया होगा बेटा बड़ी अच्छी तरीके से, ये जो हमारी टर्म है ये किसके बराबर हो जाती है, जीरो के बराबर हो जाती है। सो इक्वेशन स्टार कैन बी रिटर्न एज, इसको इतना ही दिखाना था, रिटर्न एज। तो आपके सामने क्या था, डी एल ओवर में डी टी विच इज इक्वल टू किसके साथ में आ जाता है, आई आर आई इंटू में एफ ई। आपको पता है ये किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर होता है। डी एल ओवर में डी टी इज इक्वल टू समेशन आई और ये आता है टाउ आई। टाउ क्या होता है आपको पता होना चाहिए, समेशन आई टाउ आई इज इक्वल टू क्या है, समेशन आई आर आई क्रॉस क्या हो जाता है एफ ई। इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट फोर्स या टर्निंग इफेक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। और ये कहना चाह रहा है कि टाउ जो रहेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है, इसका मतलब समेशन आई टाउ आई, इसका मतलब क्या है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3, ठीक है, और अप टू कहाँ तक जाएगा, प्लस टाउ एन। ये टोटल जो फोर्स लगेगा वो जीरो के इक्वल हो जाता है। तो डी एल ओवर में डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वैल्यू आपके समक्ष आ जाती है। L किसके बराबर हो जाता है बेटा, कांस्टेंट के बराबर जाता है। हेंस प्रूव दैट, यही मेरा कंसेप्ट था, यही मैंने आपको सिखाया था कि इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो है, सिस्टम इज एन आइसोलेटेड है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कांस्टेंट और क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये केस आपको हमेशा याद रखना है। मेन जो फंक्शन है इस केस के अंदर केवल आपको यही याद रखना है, जो इस केस के अंदर ये फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इस फैक्टर पे काम करना है कि हमने ये लिया क्यों है, और दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए, ये इन दो केसेस पर आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। बाकी आप सिंपल भी लिख सकते हो, जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन के अंदर परफेक्शन आ जाएगा, और परफेक्शन से आप इसको इजी भी रख सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो ये, और रीजन भी दे सकते हो किसके कारण क्या होता है। जीरो होता है द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पार्टिकल, देन द इंटरनल फोर्सेज एंड वेक्टर जॉइनिंग द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज क्या रहता है, जीरो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।